हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी और इकोनॉमी में भी बैंकिंग सेक्टर के हाल ही में मेंशन हुए, चर्चा में रहे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है एसबीआई, आरबीआई द्वारा जो हिंट दी गई है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसको क्यों ना फिर से नॉर्मलाइज कर दिया जाए। आज के लेक्चर में कई कॉन्सेप्ट्स मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और खासतौर से लैंडिंग रेट से रिलेटेड, चाहे वो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, क्यों दोनों इंपॉर्टेंट हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रोल की जाती है आरबीआई द्वारा या सेंट्रल बैंक्स द्वारा, कैसे आप लिक्विडिटी ज्यादा पंप करते हो, कैसे आप लिक्विडिटी को स्क्वीज करते हो, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हो, ऐसे कई सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आज के लेक्चर से आपको देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी कुछ हाल ही की रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने कहा है कि अब शायद वो सिचुएशन आ गई है इंडिया में, द स्टेज इज सेट कि रिवर्स रेपो रेट को फिर से नॉर्मलाइज कर दिया जाए। स्टेज इज सेट फॉर रिवर्स रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली होती क्या है या क्या होता है रिवर्स रेपो रेट का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। जब आप सोच रहे हो कि अभी नॉर्मल करने की जरूरत है, इसका मतलब अभी तक नॉर्मल नहीं है, तो इसको भी समझने की जरूरत है कि वो क्या सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से जो रिवर्स रेपो रेट है वो आज के करंट तारीख में या डेट में नॉर्मल नहीं कही जा सकती। और अब क्यों हमें ऐसा लगता है, और सिर्फ क्या हमें ही ऐसा लगता है, या ये ग्लोबल फिनोमेना हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स रिवर्स रेपो रेट को नॉर्मलाइज करने की डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर चुके हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि क्यों एसबीआई रिवर्स रेपो रेट को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहा है, ना कि रेपो रेट को नॉर्मलाइज करने की बात। क्योंकि जब इकोनॉमी नॉर्मल चल रही होती है तो जनरली ये रेपो रेट ही है जो कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कहा जाता है जिसको इंडिया में। अच्छा, रेपो रेट होता क्या है? मान लीजिए किसी भी टाइम पे किसी बैंक को आरबीआई से कुछ पैसा बोरो करना पड़े, लेना पड़े, तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स मतलब हो सकता है एसबीआई हो, आईसीआई हो, एचडीएफसी हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी और बैंक, उनको जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देते हैं उसको कहा जाता है रेपो रेट। मतलब वो एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा उसी रेट के बेसिस पे फिर बैंक्स आगे लोगों को, कंपनीज को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को, ग्रुप्स को और ज्यादा आगे पैसा देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब सारी चीजें कहीं ना कहीं इस रेपो रेट से ही शुरू होती हैं, जिस रेट से बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं या जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। तो जब सब कुछ नॉर्मल है, इकोनॉमी हेल्दी है, तो ये रेपो रेट ही बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट माना जाता है, क्योंकि सारे बाकी जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं वो इस इंटरेस्ट रेट से ही ड्राइव होते हैं। अगर ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब आरबीआई बैंक्स को ज्यादा चार्ज करने लग गया उधार देने के लिए, इसका मतलब बैंक्स को जो पैसा मिल रहा है आरबीआई से वो कहीं ज्यादा रेट पे मिलेगा, कहीं ज्यादा दाम पे मिलेगा। तो जब कमर्शियल बैंक्स उस पैसे को आगे लैंड करेंगे, चाहे वो बिजनेसेस हो, इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो क्योंकि उनको खुद को महंगे दाम पे या ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा मिला है, तो आगे भी वो उसको और बढ़ा चढ़ा कर देने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर रेपो रेट कम हो जाए, मतलब आरबीआई सस्ते में पैसा देने लग जाए कमर्शियल बैंक्स को, तो क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को सस्ते में पैसा मिल रहा है तो वो भी जब आगे इस पैसे को देंगे तो हो सकता है कि सस्ते दाम में, सस्ते रेट पे, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आगे इसको लैंड करना या उधार देना शुरू कर दें दोस्तों। तो ये तो कॉन्सेप्ट रहा कि जनरली हेल्दी इकोनॉमी में कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है, रेपो रेट। लेकिन बात किसकी हो रही है? बात हो रही है रिवर्स रेपो रेट की, कि रिवर्स रेपो रेट को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। अब आज के डिस्कशन में हम समझेंगे कि किस वजह से, क्या वो सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से जनरली जो रेपो रेट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट मानी जाती है उसके बजाय रिवर्स रेपो रेट कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर देती है, और रेपो रेट को मैनिपुलेट करने के बजाय आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को मैनिपुलेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
और इस डिस्कशन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रोसेस एक्चुअली क्या होती है, जिसके ये पार्ट्स हैं। रेपो रेट को आप कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को कैसे आप मैनिपुलेट करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, किस तरीके से आप ज्यादा लिक्विडिटी पंप करेंगे, किस तरीके से आप लिक्विडिटी को स्क्वीज आउट करेंगे। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो टोटल मनी सप्लाई है, मतलब टोटल पैसा हम इकोनॉमी में कितना पंप कर रहे हैं, उसको लगातार रेगुलेट करता रहता है ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्मूथली फंक्शन कर सके। अगर इकोनॉमी को ज्यादा लिक्विडिटी की जरूरत है, ज्यादा कैश की जरूरत है, तो आरबीआई ज्यादा कैश पंप करेगा। अगर हमें लगता है कि कैश कुछ ज्यादा ही हमने पंप कर दिया, इसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, या हमारा एक्सचेंज रेट ड्विंडल होने लग गया, तो ऑटोमेटिकली आरबीआई उस पैसे को फिर से वापस उस मार्केट में से सक करना शुरू कर देता है। इसका मतलब आरबीआई कोशिश करता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट होती रहें। और जब भी आरबीआई चाहेगा कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्टअप मिले, तो आप जिस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे उसको कहा जाएगा लूज मॉनेटरी पॉलिसी या लूज मनी पॉलिसी। और ये लूज मनी पॉलिसी मतलब कि आप ज्यादा पैसा पंप करेंगे मार्केट में, लोगों के पास, कंपनीज के पास, बिजनेसेस के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, तो वो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होंगे। दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि आरबीआई ज्यादा लिक्विडिटी या ज्यादा मनी इकोनॉमी में पंप करे। कैसे? वो क्या कर सकता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं मार्केट में अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पास, बैंक के पास हो सकते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास हो सकते हैं, या हो सकता है ट्रेडर्स के पास हो, इंडिविजुअल्स के पास हो, उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आरबीआई खुद परचेज करना शुरू कर देता है। आरबीआई स्टार्ट्स टू बाय दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जब आप किसी से कोई चीज परचेज करेंगे तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। आप बदले में क्या देंगे? बदले में इन सभी को, बॉन्ड होल्डर्स को, आप पैसा देना, मनी देना या फंड्स देना, लिक्विडिटी देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब बॉन्ड्स आप परचेज करेंगे, आरबीआई परचेज करेगा, बदले में इनको आप मनी और फंड्स बॉन्ड होल्डर्स को पंप करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा मनी आरबीआई पंप करना शुरू कर देता है। तो पहला तरीका यह है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अगर आरबीआई को लगे कि एक्चुअली मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है, जिसके लिए मुझे ज्यादा मनी को पंप करना है इकोनॉमी में, कैसे अचीव कर सकते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट, जिसको बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है, जिसको रेपो रेट भी कहा जाता है। अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा, ज्यादा करेगा, अगर ज्यादा मनी हमें बैंक्स को देनी है तो कम करेगा, क्योंकि रेपो रेट जब कम होगी इसका मतलब आरबीआई सस्ते में कमर्शियल बैंक्स को फंड्स अवेलेबल करवाना शुरू कर चुका है, इस होप में कि अगर हम रेपो रेट कम करेंगे, सस्ते में कमर्शियल बैंक्स को फंड्स अवेलेबल करवाना शुरू कर देंगे, तो कमर्शियल बैंक्स भी इस सस्ते फंड को आगे इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा को और सस्ते दाम में वहां तक अवेलेबल करवाना शुरू कर देगा। जब आपको, मुझे, बिजनेसेस को सस्ते में फंड्स मिल जाएंगे तो मैं मार्केट में जाऊंगा, ज्यादा चीजें परचेज करना शुरू कर दूंगा। बिजनेसेस के लिए क्योंकि इंटरेस्ट कम हो जाएगा फंड्स अवेलेबिलिटी का, तो वो और बिजनेसेस सेटअप करना शुरू कर देंगे, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी है, दो तरीके से, एक तो आरबीआई जाके बॉन्ड्स परचेज करना शुरू कर दे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करना शुरू कर दे और बदले में मनी पंप करना शुरू कर दे। दूसरा, रेपो रेट को गिरा दे ताकि कमर्शियल बैंक्स को सस्ते में लोन्स अवेलेबल हो जाएं और बदले में कमर्शियल बैंक्स इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए सस्ते में लोन्स अवेलेबल करवा पाए, जिससे हमारी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट अप मिले। जो लोअर इंटरेस्ट रेट है, इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी उससे या घटेगी। लोअर इंटरेस्ट रेट मतलब रेपो रेट को लोअर करना प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स को मार्केट से बाय करना, मतलब ज्यादा लिक्विडिटी पंप करना। इन दोनों तरीके से एक साथ अगर आरबीआई करना शुरू कर देता है तो इससे क्या होगा? इससे कंजम्पशन, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास सस्ते में फंड्स अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, तो वो और ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। वहीं प्रोडक्शन भी बढ़ेगा इस वजह से, क्योंकि बिजनेसेस को भी ज्यादा इजीली कैश अवेलेबल हो जाएगा, फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो लोअर इंटरेस्ट रेट और मोर लिक्विडिटी, दोनों का जो कॉम्बो है वो हमारा कंजम्पशन और प्रोडक्शन, इकोनॉमी में दोनों ही चीजों को बूस्टअप करना शुरू कर देगा। क्योंकि कंज्यूमर को अब
एक्चुअली बैंक में अगर अपना पैसा वो रखता है, चाहे एफडी करके या इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी सस्ते में फंड्स अवेलेबल करवा रहा है बैंक्स को, तो आपके एफडी पे फिर बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं देगा। और मान लीजिए बैंक कहेगा सिर्फ 4% ही हम आपको एफडी पे आपके इंटरेस्ट देंगे, तो क्या आप रियली इंटरेस्टेड होंगे उस पैसे को बैंक में पार्क करने में? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। उसके बजाय आप सोचेंगे क्यों ना मैं इससे कुछ ऐसी चीज परचेज कर लूं जो हो सकता है अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में मुझे कहीं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट या कहीं बेटर रिटर्न हमें दे पाए। इसका मतलब बैंक्स में पार्क करने की टेंडेंसी अब खत्म हो जाएगी। आप एक्चुअली इंसेंटिवाइज करने लग जाएंगे कंजम्पशन पैटर्न को। इस तरीके से कंज्यूमर्स को इंपैक्ट करेगा। वही जो फर्म्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, क्योंकि उनके लिए अब मनी बोरो करना आसान हो जाएगा, चीप हो जाएगा, तो इस वजह से उनके लिए नई एंटरप्राइज, नई फैक्ट्री, नए बिजनेस को स्टार्ट करना इस लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब ज्यादा फंड्स हम पंप कर रहे हैं ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बूस्टअप हो जाए। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, उसको क्या कहते होंगे टेक्निकल टर्म्स में? लूज मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जैक्ट रिवर्स है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। और इसका मतलब है जो हम लूज मॉनेटरी पॉलिसी में करते हैं एग्जैक्टली उसका आप ऑपोजिट करेंगे। अब आप क्या करेंगे? मार्केट से लिक्विडिटी को खींचना शुरू कर देंगे, मार्केट में कम पैसा अवेलेबल रहे इसकी कोशिश करेंगे, और आप रेपो रेट को और बढ़ाना शुरू कर देंगे। मतलब बैंक्स को आप जिस रेट पे पैसा दे रहे हैं उसको आप बढ़ा देंगे, तो बैंक्स एक्चुअली आपसे पैसा कम मांगना शुरू कर देंगे। और जब बैंक्स को फंड्स महंगे मिलेंगे, लोगों को भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो बेसिकली लैंड करना शुरू करेंगे, तो चाहे फर्म्स और एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे कंज्यूमर्स हो, दोनों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देगा, और जो लिक्विडिटी आप पंप कर रहे थे मार्केट में उसको वापस खींचना, उसको सक करना आप शुरू कर देंगे। और ये आप कैसे करेंगे? जो आपने लूज मॉनेटरी पॉलिसी में किया उसका जस्ट ऑपोजिट। उसमें आपने लिक्विडिटी बढ़ाई बॉन्ड्स को परचेज करके, अब आप उन्हीं बॉन्ड्स को वापस से मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। जब आप बॉन्ड्स को मार्केट में बेचेंगे, बॉन्ड्स मार्केट में चले जाएंगे और मार्केट का पैसा आपके पास आ जाएगा। मतलब मार्केट में जो पैसा था, मनी थी, उसको आप सिस्टम से बाहर निकाल लाए। वहीं लूज मॉनेटरी पॉलिसी में आप क्या करते हैं? रेपो रेट को कम करते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को आप बढ़ा देंगे। जब भी सेंट्रल बैंक को लगता है कि लूज मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आप बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पैसा मार्केट में पंप कर रहे हैं, उसकी वजह से काउंटर प्रोडक्टिव होने लग गया है, मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, महंगाई दर बढ़ने लग गई, तो सेंट्रल बैंक को पूरी पॉलिसी को नॉर्मलाइज करने की डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। और जो लूज मॉनेटरी पॉलिसी आपने अडेप्ट की थी, अब उसको धीरे धीरे आप टाइट करना शुरू कर देंगे। उसको अब आप टाइटनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टांस के रूप में भी देख सकते हैं। अब समझा जाए कि यह बात हो गई मॉनेटरी पॉलिसी की, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। अब समझा जाए कि जब रेपो रेट हमने समझ लिया कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लैंड करता है और वो बेंचमार्क रेट बन जाती है बाकी सारी लैंडिंग के लिए, तो ये रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और ये किस तरीके से जो पूरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें बेसिकली फिट होता है, प्ले आउट होता है। जो रिवर्स रेपो रेट है वो एग्जैक्टली जो रेपो रेट है उसका रिवर्स होगा, ऑपोजिट होगा। मतलब रिवर्स रेपो रेट है कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देते हैं, और रिवर्स रेपो रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई किसको देगा? कमर्शियल बैंक्स को। जब कमर्शियल बैंक अपनी जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है, उनकी जो एक्सेसिव एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा फंड है बैंक्स के पास, वो आरबीआई के पास पार्क करना शुरू कर दे। मतलब बैंक्स कहें कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, हम इसको आरबीआई के पास पार्क करेंगे। जब आरबीआई के पास आप पार्क करेंगे तो आरबीआई उस पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट देगा। इस इंटरेस्ट रेट को जो आरबीआई आपको पे करेगा, जो बैंक आरबीआई से लेंगे इंटरेस्ट रेट अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क करने के लिए या रखने के लिए, उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब जो रेपो रेट है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो, जब इकोनॉमी एक हेल्दी पेस, हेल्दी रेट पे लगातार ग्रो करती जा रही हो, तो नॉर्मल ऑपरेशंस में जो रेपो रेट है, मतलब आरबीआई पैसा देगा बैंक्स को, वो जो रेपो रेट है वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बनी जाती है, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, क्योंकि डायरेक्टली आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को देता है उससे कम रेट हो ही नहीं सकती। और बाकी बैंक्स फिर उस पे अपना इंटरेस्ट बढ़ा के, अपना प्रॉफिट जोड़ के, फिर इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को, प्रोजेक्ट्स को उससे कहीं ज्यादा रेट पे आगे लैंड करना शुरू करते हैं।
तो एज सच अगर आप देखें तो रेपो रेट को आप फ्लोर इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं बाकी सारी इंटरेस्ट रेट्स के लिए किसी भी इकोनॉमी में। मतलब रेपो रेट के ऊपर ही या उससे डिराइव होती हुई बाकी सारी की सारी इंटरेस्ट रेट निकल कर आएंगी। और ये रेपो रेट ही है क्योंकि यही रेट है आरबीआई किस रेट पे बैंक्स को देगा, उसी रेट के हिसाब से आपके कार लोन पे क्या इंटरेस्ट होगा, आपके होम लोन पे कमर्शियल बैंक क्या चार्ज करेगा, या आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारा का सारा उससे डिसाइड होगा। अब एक सिनेरियो आप इमेजिन करिए, मान लीजिए आरबीआई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी लगातार पंप करना शुरू कर देता है मार्केट्स में, लेकिन कैश तो अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, लिक्विडिटी अवेलेबल है, लेकिन कोई उस लोन को, लैंडिंग को लेना नहीं चाहता। दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बैंक्स को ही डर हो उस पैसे को उधार देने को लेके। वो क्यों हो सकता है? अगर बैंक्स का एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या जो बैड लोन्स होते हैं वो इतने ज्यादा हो गए हों कि बैंक अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। पहला रीजन। दूसरा हो सकता है कैश तो आपने अवेलेबल करा दिया लेकिन मार्केट में उस बेसिकली पैसे को लेके या इकोनॉमिक एक्टिविटी की कोई डिमांड ही ना हो सकता है एक्सपोर्ट्स आपके कम हो जाएं, कंजम्पशन आपका कम हो जाए। तो जब जेन्युइन डिमांड नहीं होगी नए लोन्स की, तो जो पैसा आपने बैंक्स तक सस्ते दाम में पहुंचा दिया, बैंक्स अब उसको आगे चाहकर भी किसी को उधार नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब बैंक्स के पास एक्सेसिव मनी, एक्सेसिव लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और ऐसी सिचुएशंस में जब या तो बैंक खुद लैंड ना करना चाह रहे हो या लैंड करना चाह रहे हो लेकिन कोई लेने वाला नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में फिर जो हमारा फोकस है वो रेपो रेट से चेंज होकर अब रिवर्स रेपो रेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स कहेंगे हमारे पास इतना ज्यादा कैश, इतना ज्यादा मनी, इतनी ज्यादा फंड्स अवेलेबल हो गए लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से इस पैसे को हम फिर से आरबीआई के पास पार्क करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पड़ा पड़ा पैसा कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। इसके बजाय हम आरबीआई को वापस दे देंगे तो कुछ ना कुछ हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। किसके तौर पे? रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट के तौर पे। इसका मतलब कि ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से उधार लेने के बजाय या इंडिविजुअल्स को देने के बजाय वापस से उस फंडिंग को, एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई के पास पार्क करना शुरू कर दें, और जिस रेट पे पार्क करेंगे या आरबीआई उनको जो इंटरेस्ट देगा इस पार्किंग पे, उसको कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। और ऐसी सिचुएशंस में रेपो रेट की बजाय रिवर्स रेपो रेट एक्चुअल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बन जाएगा इकोनॉमी का, क्योंकि अब आप इंटरेस्टेड हैं एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में, ना कि लिक्विडिटी पंप करने में। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया के अगर आप सिचुएशन देखें, और मैं कहूंगा इंडिया ही क्यों, वर्ल्ड ओवर सेम फिनोमिनन हमको देखने को मिला कि जब कोविड-19 ने हिट किया और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए सभी कंट्रीज ने कोशिश की कि और ज्यादा कैश को पंप किया जाए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि कम हो गई, लोग लोन लेने में इंटरेस्टेड कम हो गए, बैंक्स के पास लिक्विडिटी बढ़ती चली गई, तो एक्चुअली पैंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से जो रेपो रेट जनरली बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है उसके बजाय अब क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बनता चला गया। और आरबीआई ने सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये जो गैप है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट को घटाना शुरू कर दिया ताकि जो बैंक्स हैं इस ताक में ना रहे कि हम अपना पैसा आरबीआई के पास पार्क कर लें, अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाएगा। आरबीआई ने कहा अगर आप हमारे पास पार्क भी करेंगे तो हम रेपो रेट के बजाय रिवर्स रेपो रेट को इतना कम कर देंगे कि आपको बहुत ज्यादा इंसेंटिव फील नहीं होगा हमारे पास उस पैसे को पार्क करने में। इस वजह से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जैसा इस आप चार्ट में देख सकते हैं, आप अगर देखेंगे जून के महीने से गैप बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अगर आप जून 2020 का डेटा देखेंगे तो आपका रेपो रेट रफली कितना है? डॉटेड रेड लाइन, रफली 4% के आसपास। वहीं रिवर्स रेपो रेट अगर आप देखेंगे मई या अप्रैल 2020 से कई स्टेप्स में आरबीआई ने लगातार घटाते चले गए और आज की तारीख में रफली 3.5% के आसपास है। इससे पहले अगर आप पैंडेमिक से पहले का सिनेरियो देख लें, आप जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 का सिनेरियो देख लें, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में गैप काफी कम आपको नजर आता है। इनफैक्ट ये रेपो रेट का डिफरेंस हो सकता है 0.25% बेसिस से भी कम हो, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक हिट हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई, लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हुई, बैंक्स ने कोशिश की उस पैसे को वापस आरबीआई भेजने की, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को एकदम से गिरा दिया।
कि आप हमारे पास अगर कैश वापस भेजेंगे, हम आपको इसके बदले में कुछ नहीं देंगे, बहुत कम देंगे, ताकि हम आपको डिसइंसेंटिवाइज कर सकें पैसे को हमारे पास पार्क करने के लिए। उसके बजाय आप कोशिश करिए कि इस पैसे को आप लोगों को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को, फैक्ट्रीज को, उनको आप लैंड करें, ताकि आप ज्यादा पैसा कमा पाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन और सप्लाई दोनों साइड में हम कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाए। दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट का जो एक कॉन्सेप्ट है, यह तो आपको समझ आ गया, लेकिन इसका नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली क्या मतलब है? इसका मतलब, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जो मई या जून जुलाई 2020 पैंडेमिक के बाद से हमने रिवर्स रेपो रेट को एकदम से गिराना शुरू कर दिया, ताकि बैंक्स वो पैसा वापस आरबीआई के पास ना भेजें, उसके बजाय फ्रेश लोन्स लैंड करना शुरू कर दें इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और मार्केट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इस बहुत ज्यादा लोअर रिवर्स रेपो रेट को फिर से वापस बढ़ाना शुरू किया जाए, क्योंकि चीजें अब फिर से नॉर्मलाइज होने लगी हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में लगातार हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है। इसकी वजह से कई सारे सेंट्रल बैंक्स, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर दिखाई दे रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको फिर से बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब कैश लिक्विडिटी एक्सेसिवली अवेलेबल है, उसको जब तक सेंट्रल बैंक्स वापस पुल नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाएगा। सिमिलर ट्रेंड्स अब इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई भी फाइनली जो रिवर्स रेपो रेट है इसको वापस से बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके अलावा रेपो रेट को भी अभी जो 4% के आसपास है, हो सकता है उसमें भी बढ़ोतरी हमको दिखाई दे। लेकिन ऐसा करने से पहले कि रेपो रेट आप बढ़ाना शुरू कर दें, ये जो गैप बढ़ता चला गया है पैंडेमिक की वजह से, आरबीआई सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट को वापस बढ़ा के उस गैप को क्लोज करेगा। और जब गैप क्लोज हो जाएगा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को, उसके बाद फिर रेपो रेट को बढ़ाना शुरू हम कर देंगे। एसबीआई एक्सपेक्ट करता है कि सबसे पहले जो रिवर्स रेपो रेट है, जो अभी 3.35% के आसपास है, उसको बढ़ा के रफली 3.75% या 4% के आसपास किया जाएगा। रेपो रेट को हो सकता है 4 से 4.25 या 4.5% के आसपास कर दिया जाए। और इसका पर्पस यही है कि रेपो रेट बढ़े, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़े। इससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको हम इंसेंटिवाइज कर सकें कि एक्चुअली आपके पास जो एक्सेस लिक्विडिटी है, पे रिवर्स रेपो रेट आप बढ़ाएंगे, इसका मतलब बैंक्स के पास इंसेंटिव आ जाएगा कि हमारे पास जो एक्सेस फंड्स हैं उसको अगर हम आरबीआई को भेजेंगे तो अच्छा खासा इंटरेस्ट हमें आरबीआई पे करना फिर से शुरू कर देगा, जो मई जून जुलाई 2020 पैंडेमिक के बाद से आरबीआई ने पे करना मना कर दिया था। तो इस वजह से जो एक्सेस लिक्विडिटी उसको हम सिस्टम से वापस खींचेंगे, ताकि इन्फ्लेशन एटसेट्रा के इश्यू से गवर्नमेंट, आरबीआई लगातार अच्छे से निपट सके, मैनेज कर सके। तो दोस्तों, प्रोसेस है जो नॉर्मलाइजेशन की, रिवर्स रेपो रेट की, इसका ओवरऑल एम है किस तरीके से इन्फ्लेशन को हम कर्व करें, एक्सेस लिक्विडिटी को हम मार्केट से खींचें, और जिसकी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट अब हमको देखने को मिल सकते हैं पूरी इंडियन इकोनॉमी में। इंडिया इकलौता कंट्री नहीं है जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है, लेकिन यही ट्रेंड्स हमको वर्ल्ड ओवर डिफरेंट इकोनॉमीज में भी दिखाई देते हैं। अच्छा, इसका ओवरऑल इंपैक्ट आपको क्या लगता है क्या होगा? इससे क्या चीजें सस्ती हो जाएंगी, या बिजनेसेस के लिए सस्ता फंड मिलना शुरू हो जाएगा, या इससे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा? इससे जो बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो लोन बाय करने जाएंगे तो लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है अब हमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स अपना फंड आरबीआई के पास देंगे। इसके अलावा उसके बाद रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, मतलब आरबीआई जब बैंक्स को वापस पैसा देगा तो कहीं ज्यादा रेट पे देगा, और वो है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। जब बैंक्स महंगे में आरबीआई से लोन लेंगे तो महंगे में ही इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को आगे लैंड करेंगे। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग सभी के लिए हो सकता है बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन अच्छी न्यूज इसकी ये रहेगी, जो इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लिक्विडिटी को पंप आउट करने की वजह से या सक आउट करने की वजह से अब हो सकता है धीरे धीरे कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे। मुझे उम्मीद है दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट्स कि कैसे लैंडिंग का पूरा प्रोसेस है, रिवर्स लैंडिंग का पूरा प्रोसेस है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, किन सिचुएशंस में किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करते हैं आप, कि कितनी मनी सप्लाई आप इंश्योर कर सके अपने मार्केट्स में मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, आज हो सकता है आपको इन एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।